नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देखिए, बिहार में हर तरफ अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कल आपने देखा कि कुछ बच्चों के मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ डाल दिया गया, बवाल मच गया। बिहार में गर्दनी बाग में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आज आरजेडी ने तिरंगा मार्च निकाल दिया है। तरह तरह की चीजें हो रही है, लेकिन इन्हीं चीजों के बीच में जब किसी के घर और मकान पर बात आती है तो बवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चिंताएं बढ़ जाती है। पटना की खबर है। पटना के तकरीबन 26,745 मकानों को नोटिस मिला है कि आप आवासीय परिसर में रहते हुए कमर्शियल काम कर रहे थे, और इससे एक पक्ष को दिक्कत भी है कि भाई हमने इतना पैसा जमा करके एक अच्छी सोसाइटी में ज़मीन ली, घर खरीदा, मकान बनाया कि हम दिन भर बाजार में काम करके आए, ऑफिसों में काम करके आए तो ज़रा शांति से रहे, लेकिन वहाँ पर भी हलचल ज़्यादा होने लगी। इसको लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या कुछ हो रहा है, आगे के अपडेट्स क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। और एक बात और, इसमें पटना की मेयर सीता साहू का भी नाम है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील देव प्रकाश सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटी। धन्यवाद। अब तो पटना मेयर सीता साहू का नाम है, 26,000 से ज्यादा घर है, बड़ा बवाल मचा हुआ है, हर तरफ चर्चा हो रही है। पहले ये पूरा मामला क्या है उसको समझाइए। देखिए, इन सब नेगेटिव न्यूज़ के पहले एक साइनिंग वर्ड दे देते हैं कि पटना हाई कोर्ट में अब 24 घंटा में बेल पिटीशन लग रहा है। अच्छा। जिस पर हम भी कई एक बार बोले, शुरू में 8 महीना तक लग रहा था। लोग बेल पिटीशन फाइल करके सो जाता था, वकील बहुत वकील लेना नहीं चाहता था, इसलिए कि लेंगे तो रोज़ क्लाइंट पूछेगा कब लग रहा है। तो पटना हाई कोर्ट में बेल पिटीशन अब 24 घंटा में लग रहा है। और विगत 1 महीने में एक्टिंग चीफ जस्टिस की लीडरशिप में 17,107 केस का बड़ा न्यारा निपटारा हो गया। 24 घंटे की वजह से नहीं, 1 महीने की हम बात बोल रहे हैं। और अब बेल लग जा रहा है 24 घंटे में। मैंने फाइल करिए 24 घंटे में, जैसे डिफेक्ट दूर हुआ खट से लग गया। ये एक अच्छी बात होगी। बाहर के कोर्ट में लगता था, हमारे यहाँ नहीं लगता था। हम लोग को लगता था कि यहाँ मेंशनिंग अपने आप में हम लोगों के लिए हरकुलिंग टास्क है। और स्पेशली वैसे कोर्ट में जहाँ पर है कि सप्ताह में 1 दिन मेंशनिंग होगा, तो वहाँ तो समझिए भेड़िया धसान हो जाता है एकदम। जिसको कहा जाए, जिसको बचपन में बस पर चढ़ने की आदत पर चली होगी, खूब भीड़ वाला, वही जा पाएगा उसमें। यहाँ ई मेंशनिंग की सिस्टम भी नहीं है, तो स्थिति बहुत यहाँ भयानक है। संख्या भी यहाँ आज तक अभी तक 53 जज का ही चल रहा है, अभी तक 44 हुए हैं। कभी पूरा संख्या तो रहता नहीं है, और रहने पर भी बहुत जगह कोर्ट में 11-12 केस एक दिन में हो पाता है, तो इससे दिक्कत हो जाती है। बट देयर आर सम गुड जजेज ऑल्सो जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अपने जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, जिस समय वो सिंगल बेंच में थे और क्रिमिनल मैटर लगता था, तो उनके कोर्ट में एक बार 500 बेल मैटर एक दिन में निपटारा हो गया था। 500 बेल मैटर हो गया था जी। मैंने उस पर वीडियो भी किया था। तो ये सब अच्छी बातें हैं। पटना हाई कोर्ट में बड़ा न्यारा हो रहा है और इतने केसेस का हो गया है, तो अच्छा लगता है सुनकर, क्योंकि हम लोग काफ़ी इससे प्रताड़ित थे, अपने लिए नहीं, क्लाइंट के लिए। ये जो केस है, ये लोकनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई की घटना है। अच्छा। चेन्नई में एक व्यक्ति है लोकनाथन साहब, जिन्होंने एक मकान बनाया G+1। और G+1 मकान जब बनाया तो बाद में हुआ कि भाई ये एरिया जब G+1 बना रहे हैं, ये कॉमर्शियल एरिया नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है, आप नहीं बना सकते, आपको डिमोलिश करना पड़ेगा। फिर जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी हैं वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपना अपील किया, और अपील करने पर उनको नो कोर्सिव एक्शन का स्टे मिल गया। जो उनको अथॉरिटी नहीं था उसमें, उन्होंने कहा कि वो स्टे मिल गया उनको। और स्टे मिलने के बाद फिर लोग आगे जो लोग प्रभावित थे, जो अभी आप बता रही थी, वही क्रक्स है इसमें पूरे जजमेंट का। अभी तो ऑर्डर लेवल में ही चल रहा है, पूरे ऑर्डर का यही क्रक्स है कि लोग बहुत मेहनत से एक घर के लिए घर बनाते हैं, उस एरिया में फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो आम लोगों का जीना भी दुश्वार हो जाता है। वो है ना बशीर बद्र की पंक्ति, एक लोगों को उम्र लग जाती है घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में। तो जो अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी आप करते हैं तो बस्तियों में आग लग जाती है, पूरा लोग का रहन सहन, लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाता है। आवाजाही, गाड़ी की संख्या, आने वाले संख्या, सिक्योरिटी, सारा इफेक्ट होता है। अभी जो अच्छी सोसाइटी सब बन रही है वहाँ ये सब एकदम रुका हुआ है। और ये केवल पटना बिहार की बात नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया है। सबसे अधिक तो दिल्ली में है। दिल्ली में भी लाजपत नगर, कौन कौन एरिया का बात किया गया है कि जहाँ पर ये सब गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है।
कि रेसिडेंशियल एरिया जी, में कमर्शियल एक्टिविटी किया जा रहा है, तो वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम है। इसलिए बाद में तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बनाया गया मेंबर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने का बेंच जो है जस्टिस अमानुल्लाह एंड जस्टिस जे महादेवन का बेंच ने कहा, JR महादेवन के बेंच ने कहा कि इसको ये चेन्नई की घटना नहीं है, ये पैन इंडिया घटना है, ये अखंड भारत की कहानी है कि हम लोग क्या उन्होंने सब चीफ सेक्रेटरी को इसमें कहा इम्प्लीट करिए और सबको बुलाइए और सबको पोजीशन दी, जिसमें पटना के भी म्यूनिसिपल कमिश्नर गए हुए थे। शुरू में उन्होंने कहा भी हम 500 बिल्डिंग पर किए हैं। यह भी कहा गया कि पहले बिल्डिंग बन जाती है और फिर बाद में कहते हैं तोड़ दीजिए। तो कॉलोनी शुरू में आप चुपचाप देखते रहे, कराते रहे, और एक बार बिल्डिंग जब बन गया, जैसे इसमें G+1 बना हुआ है, या पूरा बिल्डिंग बन गया, होटल बन गया, मार्केट बन गया, सब कुछ बिल्डिंग का प्लान पास हो गया, उस समय तब चुपचाप बैठे रहे। अब जब सब कुछ बन गया, करोड़ों का खर्चा हो गया, काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हो गया, लोग थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तब आप आ गए कि नहीं तोड़ दीजिए इसको। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेग्लिजेंट एक्टिविटी में आएगा। इन बातों को भी कहा गया इसमें। तो उन्होंने कहा सब जितने पूरे भारत के लोगों को बनाइए, और इसमें एक उन्होंने पारा 10 में इन्होंने कहा कि स्टडी करिए आप लोग। इन्हें कहा जितने भी पदाधिकारी हैं वो आप लोग स्टडी करके हमको बताइए कि हो क्या रहा है इसमें, केस में कितना वायलेशंस आपके एरिया में है, और सबका स्टडी करके सबको, जो उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल एरिया ने जो आपका म्यूनसिपल आइलैंड एरिया है, जैसे है ना पटना म्यूनसिपल अगल बगल जो छोटा मोटा शहर सब बस गया है। आज ही मेरे को फ़ोन आया था कि बेलदारी चक में रेजिडेंशियल एरिया ज़मीन बिक रही है, आप लेना चाहते हैं। बेलदारी चक से गया के रास्ते में पड़ता है कहीं, तो उसको सेटेलाइट टाउन ही कहेंगे या आइलैंड। तो बोला कि ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए है, जहाँ मास्टर प्लान रेजिडेंशियल लिखा हुआ है, वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी बनाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते हैं, तो वो बिल्कुल बैंड है। और यह कहना कि हम बनाए तो उस समय सब लोगों ने कुछ नहीं कहा, हम टैक्स भी दिए, बिजली भी लगाए, तो कहा कि ये अब ग्राउंड नहीं बनेगा आगे के लिए। दिस इज़ नॉट ए ग्राउंड कि आपको गलत करने का, परपिचुएट करने का आपको लाइसेंस मिल जाए। तो आप देख लीजिए कि मास्टर प्लान में अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं करिए। हुआ ये कि अब ये स्टडी करने के लिए इन्होंने कहा था इस ऑर्डर में, जो 25/3/26 का ऑर्डर है, उसमें इन्होंने कहा कि स्टडी करके बताइए कितना वायलेशंस है आपका। स्टडी करने के बाद क्या हुआ कि चुपचाप लोग बैठ गए। तब इन्होंने 25/5/26 को एक ऑर्डर कर दिया 25/5/26 को, और कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं बैठ करके, जब पहले से राजेंद्र कुमार बड़जात्या वर्सेज यूपी आवास एवं विकास परिषद का ऑर्डर पड़ा हुआ है, राजीव गुप्ता एंड अदर्स वर्सेज यूपी आवास एवं विकास परिषद ऑर्डर पड़ा हुआ है। इसमें स्पष्ट ऑर्डर दिया हुआ है कि अगर पदाधिकारी चुपचाप बैठ के देख भी रहे हैं तमाशा, तो भी वो ग्राउंड नहीं बनेगा कि आप गलत चीज़ को परपिचुएट करें। तो इसके तहत उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि मास्टर प्लान में अगर रेजिडेंशियल एरिया लिखा हुआ है, और मास्टर प्लान में भी कहा कि अगर कोई आदमी शुरू में रेजिडेंशियल एरिया बना दिया और बोला कि नहीं मास्टर प्लान में कॉमर्शियल था, अब हम कॉमर्शियल बनाएंगे, बोला कि नहीं एक बार आप ऑप्ट कर गए, नक्शा अपने पास कर लिया, तो अब आप कॉमर्शियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज इम्परमिसिबल। और साथ में ये जो कहा कि जो इस ढंग में चूँकि हो क्या जाता है, जैसे ही इस ढंग का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आदेश देते हैं तो सबका अपेलेट बॉडी है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, तो कहीं न कहीं से स्टे ले लेता है जो बरसों पड़ा हुआ रहता है। सब में टाइम लिमिट किया हुआ है 3 महीना का, लेकिन कोई कोर्ट मानती नहीं है। वो अल्टीमेटली जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, डिफीट हो जाता है। इसलिए म्यूनसिपल कमिश्नर्स भी ने कहा कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आदेश निकालते हैं, कहीं से स्टे मिल जाता है। तो अब कहा कि भाई इस ढंग का कोई स्टे कहीं पर बहुत लंबा नहीं रहेगा, सारे स्टे को 15 डेज के अंदर में समाप्त करिए। और इसके बाद इन्होंने एक आदेश कर दिया 20/5/26 को, जिसमें उन्होंने कहा कि सारे ऑथोरिटी को कहा कि नोटिस दे करके फॉलो अप करके क्या एक्शन लिया इनके डिमोलिशन का, इनके डिस्प्लेसमेंट का, ये हमको बताइए। ठीक है, उसमें उन्होंने राजेंद्र को बड़जात्या में कहा है कि कैसे नोटिस देना है, क्या तो उन्होंने बता दिया है। इन 15 डेज का टाइम देने के लिए कहा, लेकिन ऐसा कहा कि जो एकदम में मन को फुटपाथ को बना लिया है, कोई सरकारी जगह बनाए हुए, तो ऐसे जगह पर बोला कि वो उसके जगह पर कोई रियायत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और बोला कि एक्शन ले करके हमको आप बताइए। और राजेंद्र कुमार बड़जात्या में यह भी कहा कि जो पदाधिकारी एक्शन नहीं लेंगे
उन पर लीगल एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन और क्रिमिनल केस भी किया जाएगा। ये इतना सख्त आदेश है कि आप अगर नहीं लेंगे एक्शन, बल्कि वो अथॉरिटी जो चेन्नई वाले जिन्होंने इसको नो कोर्टशिप दिया था उनको भी शोकॉज आदि हो गया है कि आपने अननेसरली एक इलीगलिटी को परपिचुएट किया है। जितने अपीलेट कोर्ट हैं, बीच के जो हाई कोर्ट, सबको कह दिया कि आप जो है सो 3 महीने के अंदर इस ढंग के आदेश को ख़त्म करिए। तो ये मामला बॉल चला गया अब सुप्रीम कोर्ट में। अब ऐसे केस में कहा कि अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर कहीं वायलेशन है, रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है और पहले सब चला भी रहे हैं कहीं से लेकर के, और मास्टर प्लान में लिखा हुआ रेजिडेंशियल एरिया, तो अब आप नहीं चला सकते हैं, आपको डिमोलिशन करना ही पड़ेगा। बहुत सख्त आदेश है। अनटिल अनलेस की हायर कोर्ट, अब उससे भी जो बड़ा बेंच है वहाँ जाके स्टे मिल जाए। लेकिन एज ऑन डेट ये ऑर्डर जो है सो ड्रैगन ऑर्डर है। बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए होगी कि मान लीजिए लोग देखता है कि वो बनाया तो हम भी बना लेते हैं, तो वो देखा देखी लोग बना तो लेता है, बनाने में काफ़ी पैसे लगते हैं। और बिल्डिंग लॉज बायलॉज को वायलेट करने में सबसे ज़्यादा जो लोग एक्टिव रहते हैं वो होते हैं बिल्डर्स और डेवलपर्स। सब ज़्यादा बिल्डिंग बायलॉज साथ खेल वही करते हैं, जिस कारण से थोड़ा जो हर जगह आप देखिएगा 8 फीट का रास्ता पर 4 फ्लोर का बिल्डिंग बना हुआ है पटना में। अब क्या हालत होगा बाकी अगल बगल वाले लोगों को, जहाँ 8 फीट रास्ता पर 4 फ्लोर का बिल्डिंग बना दिए हैं, तो वहाँ तो आम दूसरे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है। तो एक दिक्कत तो हो रही है। अगर अनप्लान डेवलपमेंट शहरों का हुआ है, और ये सब शहर का हुआ है, ये पटना का नहीं और भागलपुर का, गया का नहीं है, ये मामला ऑल ओवर इंडिया का है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेवारी दी गई है, वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसको प्रयास किया गया है कि आमूल चूल तरीके से इसका निराकरण किया जाए। अब इसमें एक बात आपको हम बता देना बहुत ज़रूरी समझते हैं। बिहार में 12 जुलाई 2026 को एक कानून पास हुआ है ऑर्डिनेंस के जरिए। जो लैंड कन्वर्सन जो कानून था आपके यहाँ, जो लैंड कानून कन्वर्सन था, जो आपको बिहार लैंड कन्वर्सन, क्या नाम है इसका, बिहार एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्सन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस 2010, इसको रद्द कर दिया। कहा कि अब जो ज़मीन का प्रकृति आप एसडीओ साहब के यहाँ जाके करवाते थे कि खेती की ज़मीन को कैसे कमर्शियल ज़मीन करवा लें, खेती की ज़मीन को कैसे आवासीय ज़मीन करवा लें, खेती की ज़मीन को कैसे हम इंडस्ट्रियल ज़मीन करवा लें, इसके लिए कानून बना हुआ था जिसका नाम था बिहार एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्सन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेज एक्ट 2010। पहले से कानून बना हुआ था। इसको इन्होंने कहा कि अब इसको हम रद्द रिपील करते हैं, इसलिए बिहार के डेवलपमेंट में आ रहे आता है। कहीं आदमी को वेयर हाउस बनाना चाहता है, कहीं आदमी घर बनाना चाहता है, कहीं इंडस्ट्री बनाना चाहता है, कहीं कुछ मॉल बनाना चाहता है, तो ये दिक्कत आ जाती है। अब यह जो कानून है ये इसका एनाथिमा हो गया जजमेंट का, ये 12 जुलाई का है। अब कह दिया कि लेकिन इसमें भी एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि मास्टर प्लान क्या कहता है। मास्टर प्लान ओवर रूल करेगा, यहाँ प्रिवेल करेगा। अगर मास्टर प्लान में, क्योंकि कन्फ्यूजन बाजार में है, मास्टर प्लान में अगर ये लिखा हुआ है कि रेसिडेंशियल एरिया है तो रेसिडेंशियल ही माना जाएगा। अगर कोई नक्शा पास हुआ है रेसिडेंशियल के नाम पर तो रेसिडेंशियल ही माना जाएगा। साथ में जो एक्ट जो रद्द हुआ उसमें यह कह दिया गया है कि जो पहले से कोई कॉमर्शियल है, जो पहले से इंडस्ट्रियल है, जो पहले से आवासीय डिक्लेयर्ड है पब्लिकेशन से, नोटिफिकेशन से, तो वो ऐसा रहेगा। नए वाले के लिए है, पुराने वाले के लिए नहीं है कानून। साथ में यह भी कह दिया गया है इसमें, अब एक दिक्कत बिजनेसमैन को क्या होगी, जो बिजनेसमैन हम लोगों को फ़ोन करते हैं, चूँकि सरफेसी एक्ट के सेक्शन 31 में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल लैंड कोलेट्रल सिक्योरिटी में नहीं लेंगे हम। अब अगर उस लैंड में हम फैक्ट्री खोलते हैं, घर बनाते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं, तो बैंक लोन नहीं देगी, क्योंकि बैंक कहेगा हम सरफेसी एक्ट नहीं लागू कर सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड पर। एक ये दिक्कत आ जा रही है। इसका निदान में यही है कि रिकॉग्निशन ऑफ लैंड जो मास्टर प्लान है, जो एफिडेविट है, डिक्लेरेशन है, उसको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि हमारे यहाँ एक सरकार ने इसके लिए ऑब्जेक्टिव सरकार का है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस। आपको काम करने में आसानी हो। जो एसडीओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ घूम के दौड़ते रहते थे, ये स्वागत जो कदम है। लेकिन अब इसमें कोई आदमी अगर एफिडेविट करके या डिक्लेरेशन करके अगर कोई ज़मीन को, एग्रीकल्चर ज़मीन को, उसको अगर बना लेता है आवासीय, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल, तो ये भी बाधा क्रिएट होगा कि मास्टर प्लान जहाँ है, सब जगह मास्टर प्लान तो नहीं है।
मास्टर प्लान केवल जो अर्बन एरिया है उसी एरिया में है, तो ये बातें भी आ जाएंगी बीच में। लेकिन इन बातों के अलावा आपको हम बता दें, ये ऑर्डर बहुत सख्त है। नोटिस आपने कितना कहा, कितने लोगों को गई है? 26,745। इसमें अफसर्स के पास में, जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज हैं, इनके पास विकल्प नहीं है कि छोड़ दें उनको। ये नोटिस दिए हैं, नोटिस में अपना अपना देंगे। मेयर का भी नाम है नोटिस में मैं, ठीक है, कानून तो उसी को कहते हैं, सबको, सबके लिए बराबर है। कानून उसी के लिए कहते हैं, और कानून कहते हैं, कानून में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है। सर मेरा एक सवाल था जी। खास तौर पर पटना के संदर्भ में, अगर पटना के मेन पटना में हम देखें तो सबसे बड़ा और सबसे पॉश रेसिडेंशियल एरिया पाटलिपुत्रा कॉलोनी हम मान सकते हैं, बड़े बड़े लोगों पाटलिपुत्रा कॉलोनी है, राजेंद्र नगर है, कृष्णा नगर है, साउथ एस्केपुरी है, यशढंग के पीपुल्स नहीं, मैं बताती हूँ कि मैं पाटलिपुत्रा कॉलोनी का जिक्र क्यों कर रही हूँ। अगर आप इन दिनों पाटलिपुत्रा कॉलोनी जाएंगे तो वहाँ कई ऐसे घर हैं, बंगलोज हैं, जिनको अब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया है। घर वैसे ही बने हुए हैं पर उसमें सुंदर कैफ़े बना दिया है, कोई किसी ने उसमें एयरबीएनबी खोल दिया है, किसी ने उसी घर में होटल खोल दिया है। तो ये कमर्शियल में काउंट होगा? बिजली बिल तो वो रेसिडेंशियल का लगाएंगे या कमर्शियल का लगाएंगे? मतलब ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न था। क्या उनको भी हटानी पड़ेंगी अपनी चीज़ें, या फिर जैसे फ्रेंचाइजी होता है बहुत सारी चीज़ों का, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है खाने पीने की चीज़ों की, तो किसी फ्रेंचाइजी वाले ने उनका पूरा घर ले लिया है और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट चल रहा है, कैफ़े चल रहा है, तो इन घरों का क्या होगा? कोइंसिडेंटली जो ये केस चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, लोगनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें जो एक जस्टिस हैं अहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब, ए अमानुल्लाह साहब, वो पटना के रहने वाले हैं और उसी एरिया के हैं जो आप एरिया बता रहे हैं, पाटलिपुत्रा कॉलोनी के, और उस एरिया में सबसे ज़्यादा वायलेशन है। तो उनका भी रेसिडेंस है, वो प्रभावित जरूर होंगे, विक्टिम होंगे इस बात के। कोई भी रेसिडेंस है, हम भी जहाँ एरिया में रहते हैं, अगर वहाँ कोई दुकान खोल देगा तो हमको भी दिक्कत होगी। जी, शांत एरिया था, अचानक से वहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई, दुकान खोल दे, होटल खोल दे, 4-5 महला मकान बना दे, तो सबको दिक्कत शुरू हो जाएगी वहाँ पर। तो एक जो रहने के सही बोला, आपने जिंदगी भर का पैसा लगा के मकान बनाता है उस एरिया को, कुछ लोग कनिंग लोग आकर के व्यापार का काम करके और पैसा कमाने के लिए आम दूसरे लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं, और कानून चुपचाप देखते रहता है। क्योंकि म्यूनसिपल कमिश्नर तो मानिए बड़े लोग होते हैं, उनके छीटे नीचे के लोग, या तो वहाँ से कोल्यूजन हो गया, नहीं हुआ तो कहीं न कहीं अपलेट जाके स्टे ले लिया, तो एक मखौल सा बन गया है। तो एक फुल प्रूफ काम हो, इसमें एक एमिकस क्वेरी भी हैं जिनको रखा गया है इस केस के लिए, और केस तो में इन सब पर होगी कार्रवाई? एज ऑन डेट तो होगी, जब तक मैंने कहा कोई हायर बेंच से स्टे ना हो जाए। अब इसमें यह भी देखा जाता है कभी कभी इसके आड़ में कोई गलत काम ना हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा। जो नोटिस सिस्टम है, जो देखना पड़ेगा कि किनका प्लान क्या है। पहले मान लीजिए कोई एरिया कमर्शियल था और अब रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर गया है, या इस ढंग का कोई है, पहले किसी का कमर्शियल में पास है या नक्शा पास करा के काम कराया है, बहुत दिनों से है, जबकि इस केस में लिखा हुआ है चाहे आप कितनों दिन से हैं, अगर गलत तरीके से आप हैं तो उसको हम नहीं मानोगे, दैट इज़ नॉट ए ग्राउंड। सर पटना के संदर्भ में अगर हम देखें तो जितने बड़े इस तरीके की चीज़ें बनी हुई है, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स और फ्रेंचाइजी बिजनेस वाली चीज़ें, या फिर होटल्स ही हो गया, एयरबीएनबी, ओयो, मतलब जितनी कंपनियां आती हैं, हम कंपनियों का भी नाम ले रहे हैं, ये सारे रेसिडेंशियल जगहों पर ही बने हुए हैं, और हमको नहीं लगता है कि किसी के पास भी कमर्शियल इस्तेमाल का परमिशन भी होगा। पता नहीं ये लोग बिजली बिल कैसे खपाते हैं, रेसिडेंशियल में भरते हैं या फिर कमर्शियल में भरते हैं, और ये कितना झोल झाल चल रहा है। और सच में अगर इसमें सुनवाई हो रही है, सारी गड़बड़ियाँ हैं, आप सही बोल रही हैं। और सारे रेसिडेंशियल एरिया में बिजनेस का सब जगह, साउथ एस्केपुरी, कृष्णापुर नगर में सब जगह है, बराबर कोर्ट को आदेश देती है, फिर स्टे हो जाता है, का पूरा एरिया, सब जगह। जैसे पटना ही नहीं, जितने बिहार में शहर हैं या पूरे भारत में शहर हैं, सब जगह गड़बड़ियाँ हैं। क्योंकि जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, अपलेट, बीच में क्वासी कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, ये सब कहीं न कहीं से स्टे मिल जाता है, फिर वो स्टे पड़ा हुआ रहता है, तो अल्टीमेटली मामला डिफीट हो जाता है। इस बात को इन्होंने स्ट्रांगली पकड़ा है, और यह अभी केस ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, पर डे इसमें ऑर्डर आ रहा है। और अब उसमें राज्यों को कहा गया कि एफिडेविट करके बताइए क्या आपने एक्शन लिया, और एक एक स्टेप पर बताइए कि एक भी इसका बचना नहीं चाहिए सर। और एमिकस क्वेरी का उन्होंने नंबर डाल दिया है जजमेंट में। तो अगर आपको लगता है कि फलाना मकान बना हुआ है, कौन कौन सी बिल्डिंग का आप नाम बताया, तो आप उसको उनको इन्फॉर्म करिए, तो पूछेंगे ये क्यों कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको ओपन कर दिया गया है। तो बहुत ही हार्श ऑर्डर है, और
तकलीफ तो होगी बहुत लोगों को, लेकिन वायलेशंस जब हो रहा था इस ढंग से तो रुकना तो कहीं न कहीं चाहिए। हर गलत चीज़ का कभी न कभी तो अंत होता है, नेचर क्योर भी हो जाता है, तो अपने आप में हुआ है। और फॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंटली मैंने अब बताया कि एक जस्टिस जो है वो पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी के रहने वाले हैं। वो भुक्तभोगी होंगे, जरूर देखे होंगे कि मोहल्ला का हालत क्या परेशान होते होंगे, जाम जरूर लगता होगा, कुछ होता होगा। जी सर, थोड़ी देर पहले हम आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि कानून सबसे मुश्किल चीज़ लगती है हमको। जब हम आपसे समझते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, कई सारे शब्द आम लोगों के समझ में, जहन में नहीं आता है, लेकिन कानून बड़ी मज़ेदार चीज़ भी है। अभी हम थोड़ा डॉट को ज्वाइन कर रहे हैं। हमने आपसे सबसे पहले शायद यही इंटरव्यू लिया था चलने के मौलिक अधिकार के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि चलना एक मौलिक अधिकार जो है वो हो गया है और चलने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी, फुटपाथ्स बनाना होगा कि लोग सुरक्षित चल पाएँ। अब ये जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल वाला मामला है, मैं इसको रोज़मर्रा के उदाहरण से जोड़ पा रही हूँ कि अभी मान लीजिए कि मैं किसी बिल्डिंग में रहती हूँ, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के मालिक को लालच आया कि नीचे के पूरे सेक्शन में हम कटरा बना देते हैं। बिहार में ये चलता है, नीचे कटरा डाल दो, ऊपर मकान बना दो, इधर से भी पैसा, उधर से भी पैसा। अब उस कटरे में दुकान चल रहा है तो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग की तो कोई व्यवस्था हुई नहीं। जिस बिल्डिंग में आप हैं वहाँ भी वही स्थिति। हाँ, और वो इधर उधर वो पार्किंग करेगा और उस दुकान में जो सामान खरीदने के लिए लोग आएंगे वो सड़कों पर पार्किंग करेंगे। कारण है बिहार में अपार्टमेंट एक्ट 2005 तो बन गया, नीतीश कुमार आए तो बना था। उसमें सोसाइटी के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, कैसे होगा कैसे, जैसे बॉम्बे आदि में बना हुआ है, कोई इन्फोर्समेंट सिस्टम नहीं है। और बिल्डर्स में भी बिना, अब इसमें इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही किसी को बेचें, किसी को दें और किसी को उसमें रखें। तो बहुत जगह बिल्डिंग बन रहा है, लोग रह रहे हैं, कभी कोई लिफ्ट लगा, कहीं कुछ नहीं लगा, कहीं ट्रांसफार्मर लगा, कहीं वो पतला तार जोड़ दिया, आप रहना शुरू करिए, सारा केबल उड़ गया, फिर आप केबल में चंदा करके लगाइए। तो ये स्थिति यहाँ बहुत ही भयंकर है। पटना में जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और जो नॉन कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जो अपार्टमेंट जो बिल्डर्स के द्वारा बनाए हुए हैं, वहाँ मनमौजी पर बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से आम लोगों को काफ़ी तबाही होती है। पूरी सड़क जाम रहती है, लोगों के चलने की दिक्कत है। इसीलिए मैंने वो चलने के मौलिक अधिकार को ज्वाइन करने की कोशिश की कि उससे भी दिक्कत होती है। कल मैं रात में अब्राहम लिंकन को मैं पढ़ रहा था, तो अब्राहम लिंकन का पहला काम यही करते थे, जो अपने बात बताया कि कानून की बातों को बहुत ही सहज और सरल शब्दों में जनता के बीच में ले जाते थे, लोगों को बताते थे कानून है क्या। और बहुत सारे कानून में तो बाहर भी आके भाषण बहुत काफ़ी दिए हैं उस समय। ये 1836 और 45 की, मैंने 19वीं सदी की बात, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 200 साल पहले की बात है। उस समय उन्होंने क्या था, वो भी कानून के ही एडवोकेट ही थे वो, और एडवोकेट में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और बाद में जो समझे कि भाई पॉलिटी एंड लॉ दोनों कहीं न कहीं मिंगल्ड है, तो इधर वो आए थे। उनका पहला काम यही था, कानून को सरल और सहज शब्दों में लो और जनता के बीच में पहुंचाओ इसी को, ताकि कानून को लोग समझे। तो कानून एक सिमेंटिक फोर्स स्टेट का है, स्टेट का कोई वजूद नहीं है अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ को विड्रॉ कर लिया जाए तो स्टेट विल सेटल अवे। तो ये वाली स्थिति जरूर है, लेकिन कानून का पालन हो, तकलीफ दे होती है, ऐसा ना हो कि एक ड्रेस्टिक हो जाए एक बार में। लेकिन इसमें ड्रेस्टिक वर्ड भी लिखा हुआ है कि ड्रेस्टिक एक्शन रिक्वायर्ड। हाँ, सरकारी जगह पे बनाया हुआ है। या फिर और सबसे बड़ी बात यह भी कह दिया गया कि जो राजकुमार बड़जात्या वाला ऑर्डर, उसमें यह भी कहा कि जो पदाधिकारी की लैक्सिटी इसमें होगी, जो इसमें सुस्ती दिखाएंगे, उनके अगेंस्ट में हम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, लीगल एक्शन, सिविल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन, सारा एक्शन हम लेंगे। और बोले कुछ भी अगर छिपाते हैं, कंसील करते हैं, तो इस बात को छोड़ा नहीं जाएगा। इस चीज़ को स्ट्रिंजेंट एक्शंस का इसमें प्रोविजंस दिया गया है। अपीलेट कोर्ट सबको भी कहा गया कि विद इन टाइम आप निर्धारण करिए, आप एक गलत चीज़ को परपिचुएट नहीं करिए। तकलीफ देत होगी, लेकिन शहर थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा और सबके भले के लिए होगा। लोग जहाँ रह, सबके बच्चे पढ़ते हैं, अब कहीं बच्चा पढ़ रहा है बच के, रात में वहाँ पर कोई होटल है और रात में गाना बजाना चल रहा है, तो उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, वो बीमार आदमी को रहने में दिक्कत होती है। तो अब कुछ लोग पैसा कमाने के बना तो देते हैं, लेकिन दिक्कत हो जा रही है। अब उसमें देखना पड़ेगा कौन सा चीज़ रेसिडेंशियल एरिया में रह सकता है, जैसे डॉक्टर वकील को तो अलाउड है, और कौन सा चीज़ नहीं रह सकता, इन बातों को भी देखना पड़ेगा। अब सबसे दिक्कत होगी जो लोग पहले से 30-40 साल से पहले से रह रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं और उसमें से किया नहीं गया, ऐसे उनको भी नहीं बचाया गया है। इस केस में कहा कि अगर पहले से हैं, एक्विसेंस ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी की सहमति से भी आप चुपचाप से रहे हुए हैं, तो उनके लिए ग्राउंड नहीं है, उनको भी हटाया जाएगा। तो थोड़ा सख्त किस्म का आदेश है ये।
बिल्कुल, आदेश काफ़ी सख्त है और पूरी बातों को सुनने के बाद ये मालूम पड़ता है कि भारत का कानून क्या है। वो हर किसी के लिए बराबर है। अगर 26,745 घरों को नोटिस दिया गया है कि रेसिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो इसकी चपेट में पटना की मेयर भी आई हैं। प्राय बिल्डिंग वाला जो है वो बड़े लोग ही ज़्यादा करते हैं। जी, तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। ये भी हम इंतजार करेंगे कि इसके दायरे में कौन कौन सी कमर्शियल एक्टिविटीज को रखा वीडियो जाएगा। किया था कि 400 स्क्वायर फीट का झोपड़ी का घर था 100 साल से जी, और उसको तोड़ने के लिए लोग ऑर्डर ले लिए, तो हाई कोर्ट ने रोका है, पटना हाई कोर्ट ने उसको रोका है। तो इस ढंग की पटना हाई कोर्ट झोपड़ी वाला गलत नहीं करता है, गलत करता है महलों वाला ही। इस बात को समझना पड़ेगा। प्राय इस ढंग का जो वायलेशन है वो बड़े लोग ही करते हैं। हाँ, हमने पाटलिपुत्र का एग्जाम्पल दिया ना, हर घर में एक कैफे खुला हुआ है और वन ऑफ दी क्या कहा, सबसे पॉश एरिया है, जहाँ पर अभी भी 8 कट्ठा 10 कट्ठा में मकान बना हुआ। और जब वहां पर लोगों ने जमीनें और घर खरीदी होंगी तो ये सोच के पैसा जमा करके खरीदा होगा कि चलो शांति से नहीं, उस समय तो जो नया लिया बहुत सस्ता मिला था लोगों को। आज तो समझिए कितना का चीज फिर भी उस समय के हिसाब से तो वो महंगा ही अब वो होगा। कॉमर्शियल बिजनेसमैन लोग जाते हैं और उसको वहां पर जाके अपना बाजार से जाते हैं, जाकर मार्केट बना रहे हैं। हम इंतजार करेंगे कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। राहत तो मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोर्ट बहुत ही सख्त है कि इस मामले को जरा सा भी ढील देने की जरूरत नहीं है। एक्शंस का इंतजार रहेगा, देखना होगा। किसी कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिलेगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना होगा। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सजग है, बहुत ज्यादा सख्त है। देखना होगा क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।